सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैटर ऑफ रुपीज़ से बीपी सिंह। साथियों देखो, अभी अभी सुबह का समय है। मैं नागलोई दिल्ली से हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ बादल जो धुआं देता हुआ जो जहाज़ जो निकलता है, उसने देखो सुबह सुबह भी इस तरीक़ा से दो जगह से क्रॉस कर रखा है। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी भी वो कार्रवाई चालू है। कृत्रिम बारिश जिसको बोलते हैं, और बारिश यहाँ का हाल दिल्ली का मैं दिखाऊं आपको तो इतना बुरा हाल है। आप ये देख रहे होंगे रोड के उस पार, दिखाता हूँ मैं आपको, पानी नज़र आ रहा हो रोड के उस पार। तो ये देखो पानी नज़र आ रहा हो तो ये रोहतक रोड है, नागलोई रोहतक रोड है। और कल से बारिश हुई नहीं है। जब ये हाल है, इतना पानी तो यहाँ परमानेंट भरा रहता है। दिखाई दे रहा होगा पानी। आप चाहो तो नाव भी डाल सकते हो। और साथियों, ये अभी बारिश इतनी और ज़्यादा होगी कि पानी जब तक खूब ना भर जाए। ये कुछ सवारी खड़ी हैं और सवारी के पीछे आप रोड पर देख रहे होंगे कि जो बैठने वाली सीटें थी वो कितनी जो है अंदर धंस चुकी हैं और पानी पूरा भरा हुआ है रोड पर। सिंगल रोड के करीब पानी रह रहा है उधर। ये बहादुरगढ़ से मेट्रो आई है। और रही बात ट्रैफिक की, ट्रैफिक भी यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक इसी तरीक़ा से ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक का हाल देख रहे होंगे। आगे रोड भी, और पानी जहाँ तक नज़र आएगा आपको वहाँ पानी नज़र आएगा। देखो रोड के उस पार भी पानी है। तो साथियों, इसी की आड़ में बारिश भी आएगी और एक महामारी भी लाई जा रही है। महामारी का जैसे पिछली बार नाम दिया था कोरोना, और अब की नाम नया दे दिया है मंकी पॉक्स। आपने ढेर सारा नाम सुना होगा और सब मीडिया वगैरह जितनी है वो चालू हो गई है मंकी पॉक्स के बारे में बताने में। अब ये मंकी पॉक्स के नाम से जो वायरस लेके आ रहे हैं, इनको 2030 तक 86% जनता को साइट में लगाना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कुछ लोग जो उनके 3 बूटी जो लग गई हैं, उनसे जाएंगे और नाम लेंगे ये जो है उससे मंकी पॉक्स का। और 5G टावर जो जितने हैं ये सारे हानिकारक हैं। देखो आप देख रहे होंगे शहर में, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको शहर के अंदर कितने टावर हैं। हर कॉलोनी में हर जगह पर टावर लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें टावर ही है ये, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर छत पे 200-300 मीटर के बाद टावर मिलेगा आपको। ये देख पा रहे होंगे आप टावर। कुछ बीमारी टावरों द्वारा फैलाई जाएगी जगह जगह पर। और जो ज़्यादा भयंकर जो बीमारी टावरों से 5G से बढ़ाई जाएगी, उसका नाम लिया जाएगा मंकी पॉक्स।
तो सावधान हो जाओ मंकी पॉक्स से। ये सब आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाला है षड्यंत्र। जैसे कोरोना का पूरा षड्यंत्र था, मास्क का था, और ये भी जो है पूरा षड्यंत्र इसी चीज़ का है, बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को ख़त्म करने के लिए। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई जो पूरी व्यवस्था है जो आ रही है, ये इतनी हानिकारक है भारत के लोगों के लिए। ये तरह तरह से जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आदमी को कम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए बहुत जल्दी क्यों हो रही है, आप समझो और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। ये मंकी पॉक्स का सिर्फ ढोकला है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके झांके में ना आए और जनता को जितना बचाना चाहें बचा लें। मंकी पॉक्स का ये सारा बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र है बहुत बड़ा। और जो भाई इस षड्यंत्र के बारे में जानना चाहता है वो कुछ गूगल करके देखे, आप पता पड़ेगा। एक इल्लुमिनाटी है जो पूरे विश्व का सरगना है, जो विश्व का लेन देन, रुपये का जो लेन देन है वो सारा जो लोग करते हैं, रुपए से लेके, और सारी व्यवस्था उसके अंडर में है। और इल्लुमिनाटी, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, अडानी, अंबानी और भी अनेक हैं, ये उनके सारे एजेंट हैं। आपको पता ही होगा अडानी ने भारत की नागरिकता छोड़ रखी है। कुछ एजेंट हैं हमारे भारत के अंदर जो लोगों के लिए नहीं पता है। ये 13 फैमिलियाँ हैं इल्लुमिनाटी से संबंधित जो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाह रही हैं। ये उन्हीं का षड्यंत्र है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और हमारे गुफा पुत्र गुजराती फ़कीर जो है बार बार, जो आपको पता होगा, वो बार बार कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, CBDC करेंसी, ये सारी चीज़ें लाना। ये क्यों? आप एक बार सोचो, देखो, जातिवाद को छोड़ दो और इस जातिवाद से बाहर निकाल के सब लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है अगर भारत के लोगों को बचाना है तो। नहीं तो बारी बारी से सबकी बारी आनी है, धीरे धीरे एक एक करके। आपने सुना होगा कि कोई भी आकर के, और इसी तरीक़ा से एक एक करके सबकी बारी आती चली जा रही है। तो लोगों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एकजुट होने की ज़रूरत है देश की जनता को। कोई कैसा भी परेशानी हो, कोई कर्जा से परेशान है, कोई अपने काम की वजह से परेशान है, कोई अपनी नौकरी की वजह से परेशान है, सारे लोग एक दूसरे से बताने में शर्माते हैं। हमारा न्यूज़ मैटर ऑफ रुपीज़ न्यूज़ मीडिया चैनल है और एक निडर इंडिया चैनल है, एक जनता सरकार मोर्चा का चैनल है। ये कई चैनल हैं, आप गूगल करके उन पर यूट्यूब पर जाकर के देखो हम लोगों को किस तरीक़ा से हमारी टीम जो जनता सरकार मोर्चा के सारे लोग कैसे कैसे जगह जगह जा कर के लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोगों के लिए उस टाइम पर डॉक्टर देवेंद्र भलाला जी थे जो उन्होंने मास्क पर जो है चंडीगढ़ में लोगों के लिए मना किया था कि ये एक ढोकला है लगाने वाला, ये बेवकूफ़ बनाने वाला, और उनके ऊपर एक केस भी चला हुआ है अभी तक। और लोगों को लिए जगाया भी, काफ़ी लोगों को बचाया भी। निडर इंडिया चैनल है यूट्यूब पर, आप जा कर के देखें। और मेरा चैनल है मैटर ऑफ रुपीज़, एक बार उनकी वीडियो जाके चेक करें, देखें। हम लोगों को बता रहे हैं इनके बैगलाने में ना आए, इनके षड्यंत्र को समझें। इनका षड्यंत्र बहुत बड़ा है,
2030 तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने के प्लान में है। तो सभी साथियों सतर्क हो जाओ। ये 5G टावर देख ही रहे होंगे आप। और इसी बात को कहते हुए विराम देता हूं मैं अपनी वाणी को। एजेंडा 21 को जब उन लोगों ने एक्सप्लेन किया था अपने एजेंडाज में, जैसे मैंने आपको बताया सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस के बैनर के नीचे वर्ल्ड गवर्नमेंट की बातचीत शुरू हुई, जिसका संविधान आज के टाइम में रेडी है, रेडी टू बी एनफोर्स्ड ऑन द वर्ल्ड। बेसिकली ये केओस लेकर के आएंगे। जब केओस आएगा, वो केओस भूखमरी की फॉर्म में आ सकता है, युद्ध की फॉर्म में आ सकता है, दंगे की फॉर्म में आ सकता है, भूकंप की फॉर्म में आ सकता है, बाढ़ की फॉर्म में आ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। वो क्योंकि उस पर अगर आपको समझना होगा तो फिर हमें हार्प को भी समझना होगा, हार्प टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी भारत की सरकार ने ये कहा है, IIT कानपुर ने ये एक मतलब स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़े दिन पहले कि हम लोग सक्सेसफुली अपनी मर्जी से बारिश कराने में सक्षम हैं। जहाँ पर भी हम चाहें एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जहाँ कम करानी है कम करा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा करानी ज़्यादा, जहाँ नहीं करानी वहाँ नहीं। यानी सूखा, बाढ़, भूकंप, ओले, ये सब के सब ऑलरेडी हार्प के थ्रू मैनेज हैं। तो केओस होता है अव्यवस्था, बेसिकली अव्यवस्था से व्यवस्था। ऑर्डर का मतलब व्यवस्था है, केओस का मतलब अव्यवस्था है। मतलब पहले ये अव्यवस्था लेकर आएंगे, फिर लोग अपने आप व्यवस्था मांगेंगे और अल्टरनेट के तौर पे सिर्फ उन्हीं की व्यवस्था नजर आएगी। मतलब जैसे मैं आपको पुलिस का गेम बता देता हूं, पुलिस की संख्या अब कम कर रहे हैं ये, तो पुलिस में ट्रैफिक में भी कम लगा रहे हैं। और जो वैसे भी नौकरी पे आप जाओगे किसी भी थाने में, आपको कभी भी पूरे एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे। तो जब आपको पूरे एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे, उसका ये रीजन देंगे कि कुछ रीजन देंगे VIP ड्यूटीज में लगे रहते हैं, कुछ रीजन देंगे काम ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो फिर हम कहेंगे अल्टरनेट दो भाई, हमें तो सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कैमराज से आप चालान काटिए, घर पे भेजिए, आपको जरूरत नहीं है। और सर्वेलेंस के लिए जो ये पुलिसिंग है, पुलिसिंग के लिए क्योंकि CCTV कैमराज से चल रहा है, तो आपके पास अगर इतने जज नहीं है और कोर्ट में केस बहुत ज्यादा है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको समझने के लिए सक्षम है। वकील का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है, जज का काम भी कर सकती है। तो व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन सैलरीज एंड ऑल। तो पब्लिक, तो आपको नौकरी नहीं मिले, बेसिकली आप मतलब अपने आप ही ये कहने लगो कि जब टीचर्स की कमी है तो क्यों ना रोबोटिक टीचर ले आए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो क्यों ना इंफ्रारेड वाला स्कूलिंग चालू कर दें, 3D वाला, मोबाइल से ही पढ़ाएं। हाँ, तो बेसिकली वो ये, इसका ये मतलब है कि आप खुद वो मांगेंगे जो वो कह रहे हैं। बेसिकली उन्होंने अल्टरनेट ही वो छोड़ा हुआ है आपके सामने। वो अल्टरनेट जो असल अल्टरनेट है जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं है। इसमें इस सारी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है रुपया। मैंने जानबूझ के स्पेलिंग रुपया इस टाइप से लिखा है। रुपया इस सारे के सेंटर में है, क्योंकि वो जिन लोगों के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं उनको वो अपना नौकर बनाते हैं पहले, उनको वो बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, बिजनेस में उसको प्रॉफिट देते हैं और वो रुपए की फॉर्म में देते हैं। तो इसलिए इस सब को समझने के लिए आपको रुपया समझना पड़ेगा। हमको अगर रुपया समझ आया तो हमें अर्थव्यवस्था भी समझ में आ जाएगी, हमको अर्थव्यवस्था कैसी लानी है वो भी समझ आ जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम पता लगी कि रुपये की क्या प्रॉब्लम है, रुपये को अगर आपको रुपया समझना है तो रुपये के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले रुपये की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि रुपया असल में है क्या। अगर रुपये, हमने अभी तक क्या सोचा है कि जो हमारी जेब में जो ये नोट हैं ये रुपया है, असल में हम इसको रुपया समझते हैं, जबकि ये रुपया नहीं है। रुपया, अगर मैं डेफिनेशन से आता हूं, असल में रुपया एक मापक है। मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने के लिए एक मापक है रुपया। और जैसे किसी चीज का अगर वजन हमको मापना है तो उसका मापक हमारे पास केजी और उसकी फॉर्म है, किलोग्राम, मिलीग्राम एंड ऑल, बट इसका एक स्टैंडर्ड होगा। अगर हम ये कहने लगे, डेफिनेशन में जाएंगे केजी की क्या होता है वो अलग हो जाएगा, बट हम सिर्फ सिंपल लेमैन लैंग्वेज को हम ये कहते हैं,
अगर हमारे पास 1000 ग्राम वजन है तो 1 किलो बोला जाएगा। अगर 1000.001 ग्राम भी है तो भी वो 1 किलो नहीं बोला जाएगा। 1 किलो का मतलब एग्जैक्ट 1000 ग्राम, ना ही 999.99999 ग्राम को 1 किलोग्राम बोलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम अलग चीज है, 1 किलोग्राम अलग चीज है। मींस जब हम किसी चीज का स्टैंडर्ड तय करते हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द टाइम एंड स्पेस फिक्स हो जाता है। स्टैंडर्ड फिक्स होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है तो मापक सही नहीं माना जाएगा, चीजों को मापने की चीज वैल्यू। इसी प्रकार से डिस्टेंस का मापक है जो हमारे पास, अगर हम मीटर मान लें इसको स्टैंडर्ड, तो ये फिक्स्ड है और ये कभी नहीं बदलेगा। अगर कभी संसार में दुनिया की किसी सरकार ने कभी ट्राई करके ये कह दिया कि कल से 1 मीटर बराबर 999 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो जिन्होंने बेचना और खरीदना या बेचा और खरीदा है कभी भी पुरखों ने, उसी वक्त एक तबके के साथ शोषण हो जाएगा, दूसरे को फायदा हो जाएगा। मतलब जैसे वजन में बट्टा लगाना होता है। और इस हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो सारी लड़ाई है ये सिद्धांत की लड़ाई है, इसके अलावा किसी चीज की नहीं है। हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप की बात है। बट पॉइंट ये है कि अगर हम सिद्धांत पर अड़े रहेंगे हमारी जीत कन्फर्म है, अगर हम कुदरत के नियम पर चलेंगे। अब कुदरत का नियम यह कहता है कि जब चीजों का मूल्यांकन करना होता है तो उसके लिए हम लोगों के पास में कोई एक मापक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये हमारे पुरखों ने बड़े अरसे से किया और एक चीज पर पहुंचे कि ये स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने के लिए बहुत ट्राई किया उन्होंने कि मूल्य कभी भी किसी भी चीज का, बेकार की चीज का कभी मूल्य नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मूल्य हमेशा धन का होता है, धन का मूल्य होता है। धन क्या क्या है हमारे पास, जैसे उत्पादन धन है। किसान एक दाना डालेगा, एक पौधा होगा, उसके ऊपर बाली लगेगी, उसमें 200 दाने भी निकलेंगे, 4000 दाने भी निकलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन बाजरा है कि मक्की है कि गेहूं है कि उस पर कोई फल लगता है, हर साल भी दे सकता है वो। तो उसके बाद जमीन से जो प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं वो धन है। पशु धन है। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत धन है, क्योंकि ये ऊर्जा है, बेसिकली ऊर्जा ही धन है। ऊर्जा सूरज से किसी भी फॉर्म में ली जाए, पौधे ने लिया, हमने खाया, हमने है गोल्ड प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जो भी चीज जमीन से निकलती है प्रकृति से हमको प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिली है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरह से करते हैं, वो हमारे लिए धन है। किसी के साथ शोषण ना हो, इसीलिए धन की एक वैल्यू फिक्स करने का प्लान किया, क्योंकि धन के पास स्टोरेज वैल्यू होती है परचेजिंग पावर की, कि मैंने आपको गेहूं दे दिया, उसके बदले में आप मुझे चावल दे देंगे, उसके बदले आप मुझे कपड़ा दे देंगे, आप अपनी मेहनत कर देंगे। जैसे पुराने टाइम में हमने मेहनत की, पूरे दिन की अपनी ऊर्जा दी, और फिर किसान ने अपनी ऊर्जा गेहूं के रूप में उसको दे दी या पैसे के रूप में उसको दे दी, क्योंकि वो पैसा उसने ऊर्जा से ही कमाया हुआ था। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले स्टैंडर्ड रखा कि चलो अनाज को रख लेते हैं, फिर अनाज के स्टोरेज में बड़ी दिक्कत आई कि पूरा साल स्टोरेज रखना पड़ता है, लेना पड़े देना पड़े उसमें। फिर ऐसे करके किसी और चीज़ में आई तो जगह की कमी पड़ेगी या फिर स्टोरेज की, मौसम की, ये सब मारों से बचते हुए फिर उन्होंने तांबे को, लोहे को, जस्त को, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की। लोहे को करने की कोशिश की, लोहा रख दिया, बाद में जंग लग के वो झड़ के ख़त्म। पता लगा कि यार 100 साल बाद वहाँ वो लोहे की वो इतना वजन रखा था, उतना मिला ही नहीं, वो कम मिला। तो ऐसे सर्च आउट करते करते हज़ारों साल पहले हमारे पुरखों को एक चीज़ पता चली कि 2 धातुएं हैं, सोना और चांदी, जिसमें सोना एक ऐसी धातु है जो हमेशा उतनी ही मिलेगी। आपने 1 किलो सोना ले लिया, धरती में गाड़ दिया, 1000 साल बाद भी निकालोगे, कोई मिलीग्राम में अगर कोई चेंज मिला तो मिला, नहीं तो सोने में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ना वो झड़ता है, ना जंग लगता है, ना रिएक्ट करता है, ना कुछ करता है। तो हमारे पुरखों ने सोने को स्टैंडर्ड के तौर पे एस्टैब्लिश कर दिया
कि अब दुनिया में किसी भी चीज की कीमत तय करनी है तो वो सोने को रेफरेंस मान करके करेंगे। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, बेसिकली इसको बोला गया बाद में। तो गोल्ड को स्टैंडर्ड मान करके हमने चीजों की कीमतों निर्धारित करना स्टार्ट कर दिया कि डंगर लेना, पशुधन लेना है, अनाज लेना है, जमीन लेनी है, तो गोल्ड में परचेजिंग चालू हो गई। गोल्ड को लेकर के जाना आना मुश्किल हो जाए और मुश्किल हो, रास्ते में चोरी हो जाए, और इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक का जो मालिक है, जिसको आज, क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो इसमें से बहुत बड़ा जो रोल आएगा वो वर्ल्ड बैंक का है। अगर हम ये साबित कर दें कि वर्ल्ड बैंक सबसे फ्रॉड संस्था है और जो भी पैसा दे रही है वो फ्रॉड है, तो आज हमें को ये मालूम पड़ जाएगा कि जब अगर सरकार हमको जो पैसा दे रही है वो भी प्योरली फ्रॉड है, बेसिकली वो पैसा है ही नहीं है। मैं आपको साबित करूंगा कि ये नकली है, मतलब इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हमको सिर्फ लगता है कि इसकी वैल्यू है, तो इसको आखिर तक हम यहां तक आएंगे। तो गोल्ड जो है वो स्टैंडर्ड कर दिया। शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपए, मतलब रुपया फिक्स हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। असल में क्या था, हमेशा स्टैंडर्ड जब फिक्स होता है तो किसी भी चीज की उपलब्धता को लेकर के फिक्स होता है कि कोई चीज कितनी उपलब्ध है हमारे पास, और उसके मुकाबले। अब गेहूं तो बहुत हो जाएगा, सोना तो नहीं निकलता इतना जोर लगाने के बाद भी, तो सोने की थोड़ी मात्रा गेहूं की बड़ी मात्रा के साथ उस कंपैरिजन में आ जाएगा। तो एक फिक्स हो गया। गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो अनुपात आ गया वो 1:10 का था, जो उत्पादन का अनुपात था। तो शेरशाह सूरी ने पहली बार इस पूरे स्टैंडर्ड को, जो कि सिर्फ जबानी चलता था और माना हुआ था पूरी दुनिया ने, उसको पहली बार लिखित रूप दिया शेरशाह सूरी ने अपनी 15वीं शताब्दी में, जब वो उसका राजा 15वीं की 14वीं जो भी शताब्दी में उसका आया, तो उसने दिया। और गोल्ड का 1 तोला मतलब 1 तोले का कितना वजन होता है? जी नहीं, 11.664 ग्राम। सुनार जब लिखता है 60,000 रुपए, तोला नहीं लिखता है, 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम लिखता है, कभी भी तोला नहीं लिखेगा। तोले का वजन 11.664 ग्राम होता है, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। तो अगर 1 तोला सोना है उसके बदले 10 तोला चांदी मिलती थी। तो लास्ट जो सिक्का बना, चांदी का सिक्का 1 रुपए का बना, और 10 सिक्कों का यानी 10 रुपए का 1 तोला सोना, यह स्टैंडर्ड तय हो गया शेरशाह सूरी के दौर में। और ये सब ने मान लिया, पूरी दुनिया ने, इंक्लूडिंग इंडिया। अंग्रेज भारत में आए उसके बाद में अंग्रेजों ने देखा कि इस देश के लोग सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ते हैं, सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो इनके सिद्धांत के साथ छेड़खानी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लिखित रूप में आने के लिए ये जो जितनी भी चीजें होंगी ये हमेशा अंडर टेबल या धीरे धीरे या इतनी स्लो होगी कि जंग लगने की तरह हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो सामान है वो खत्म हो रहा है। तो हमें कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये किया जा रहा है, हमको ऐसा लगेगा जैसे ये अपने आप हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड को एज इट इज रुपए का कानून के रूप में, पेपर करेंसी एक्ट के रूप में बनाना शुरू कर दिया। ये अंग्रेज जैसे ही आए ना, 1860 में आईपीसी आया था, अगर आपको मालूम हो ना, 1857 की क्रांति के बाद 1860 में आईपीसी आया, 1861 में पुलिस है, नहीं 60 में आईपीसी आया, 61 में पुलिस कानून आया। अच्छा, उसके बाद रिजर्व बैंक आया, 1934 में रिजर्व बैंक आया। उससे पहले पेपर करेंसी को छापने के, सिक्के के नियम के, अधिनियम के, कोइनेज एक्ट उन्होंने पहले से ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और जो पेपर करेंसी एक्ट बनाए थे 1882 से पहले, जितने भी बनाए थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करके रखा हुआ था। 1882 में किसी संस्था ने, किसी उनके ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि सोने की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि रुपए की वैल्यू थोड़ी सी बदल देते हैं। असल में रुपया स्टैंडर्ड होता है, तो उन्होंने इस तरह से गेम खेला। यहां तक 1882 के पेपर करेंसी एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। पेपर करेंसी एक्ट से पहले एक मोहर में
10 रुपए होते थे। 10 रुपए की एक मोहर होती है। एंड ये बात आपको आज ध्यान देनी है, रिसर्च करनी है और पता करना है। और मैं आपको ये कन्विक्शन के साथ बता रहा हूं, आज भी ये पेपर करेंसी एक्ट 1882 इनेक्टेड है, आज भी। आप बाद में आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। तो मैं ये जो पॉइंट है ये इसलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट मैंने जानबूझ के स्टॉप करके फोर्स इसलिए किया कि ये जब मैं आखिरी में जब मैं इसको फर्जी कहूंगा तो ये शब्द, ये लाइन काम आएगी कि आज भी ये काम में है। कैसे काम में है और इससे कैसे लूट होती है, पूरे संसाधन कैसे लूटे जाते हैं, इसको समझिएगा। जमीनों के रेट कैसे बढ़ते हैं, मकानों के रेट कैसे बढ़ते हैं, और ये रेट बढ़ना, रेट घटना, महंगाई, और ये ड्रामा क्या चलता है, पूरी इकोनॉमिक्स का जो फ्रॉड है ये इसी गेम पर चलता है बेसिकली। एक मोहर को 10 रुपया जब माना जाता था तो तब तक किसी भी व्यक्ति का कोई शोषण कभी नहीं होता था। पेपर करेंसी एक्ट आया, रात को 12 बजे के बाद कल से एक मोहर 10 रुपए की नहीं होगी, 15 रुपए की होगी। मोहर क्या होती है मैं आपको बता दूं, 1 तोला सोना की एक मोहर होती थी, और रुपया जो होता था 1 तोला चांदी का रुपया होता था। ये ध्यान दीजिएगा। इस वक्त 1882 में रुपए का मतलब था 1 तोला चांदी, मोहर का मतलब था 1 तोला सोना। सोने की मोहर होती थी, प्योर 24 कैरेट सोने की, और इधर भी प्योर चांदी। अब इसको समझना क्या है जरूरी, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि सोने और चांदी की उपलब्धता भी 1:10 में है और उसका मूल्य भी 1:10 में है, तो यहां पर 1:10 में मोहर और रुपए को तोलने में कोई गड़बड़ नहीं थी। बट जैसे ही एक मोहर 15 रुपए की आ गई, यहां से मैं आपको एक गेम प्लान को समझाता हूं कि इसको ब्रॉड में पूरे देश के लिए समझिए कि कैसे गेम हुआ। मेरे पास घर में मैंने मेहनत की, मैंने अनाज, गेहूं, डंगर बेच के, क्योंकि 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम पर, मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने मेहनत करके, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मैंने मेहनत करके 300 रुपए कमा के अपने घर में रखे हुए हैं, 300 रुपए की फॉर्म में, 1-1 रुपए के 300 रुपए। और मैं घरवाली को बोलता हूं कि घरवाली मैं कल जा करके इस 300 रुपए की मोहर ले आता हूं, क्योंकि ये बैग में, झोले में टांगने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ले जाने में, तो कुछ सामान लेना। तो मैं क्या करता हूं कि इसका वो ले आऊंगा, मोहर ले आऊंगा, सोना ले आऊंगा। तो थोड़ा, जैसे हम बड़ा नोट लेके पैक उसमें डाल लेते हैं, बटुए में डाल लेते हैं, तो 300 रुपए में कितनी मोहर आएंगी? जब ये है रेट 30 मोहर आएंगी। और जैसे ही पेपर करेंसी एक्ट लागू होता है 1882 का, इसी 300 रुपए में 20 मोहर हो जाएंगी इसकी वैल्यू। यानी कि मेरी मेहनत मैंने जो की हुई है वो एज इट इज है, मैंने उतना ही जोर लगा रखा है जितना लगा रखा है मेहनत करने में, और उससे मेरी जो वैल्यू है वो 20 मोहर हो गई। यानी मेरी प्रॉपर्टी एक एक्ट लगते ही 1/3 फिनिश हो गई। फिनिश मतलब पता ही नहीं कहां गई, समझ गए? यानी पूरे, नहीं समझे? अच्छा, नाट्य। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन बाद में। तो एक रात में ही पूरे देश की प्रॉपर्टी 1/3 खत्म हो गई, क्योंकि असल में जो स्टैंडर्ड था वो सोना था। रुपया तब तक रुपया है जब तक रुपए का, नोट कर लीजिए, जब तक रुपए का स्टैंडर्ड फिक्स है। अब इस तरह से आते आते आने वाले वक्त में इन्होंने सोचा कि अभी इससे काम नहीं बना है, अभी भी देश के अंदर बहुत गोल्ड पड़ा है, और सिर्फ गोल्ड नहीं पड़ा है, जमीन बहुत बड़ा मतलब धन है, बहुत बड़ा धन है, क्योंकि सारी चीजें ये जमीन से ही निकलती हैं। तो सबसे बड़ा धन जमीन ही है। असल में उनको जमीन भी लेनी है, आपका उत्पादन पे भी कंट्रोल करना है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है दैट्स अ टोटल कंट्रोल। एक ऐसी सोसाइटी, डिस्टोपियन सोसाइटी जो उन्होंने अज्यूम की है कि दुनिया की सारी आबादी जिसको हम पैसा देते हैं, यानी ये कह रहा है जिसको हम पैसा देते हैं तो वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती है, तो लेट अस मेक एन अरेंजमेंट कि सारी दुनिया हम पर निर्भर हो और हमारे हिसाब से चले। मतलब टोटल कंट्रोल प्लस टोटल डिपेंडेंट, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट, आपस में
सेल्फ सस्टेन्ड कुछ भी ना हो, सारा कुछ उधर से ही सप्लाई हो। उनकी पाइपलाइन से आ रहा है तो आपको मिले, उनकी पाइपलाइन से नहीं आ रहा है तो आपको नहीं मिले। ये उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको मतलब एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो तो यहां से यहां तक आना है उनको, बेसिकली यहां से यहां तक। और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये पेपल बुल से स्टार्ट होगी। अगर मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर कहूंगा ना, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उससे पहले के नेताओं के बयान सुनोगे तो वो वही बयान होंगे जो आज के वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है, उससे पहले के हर नेता बोल रहा है। ट्रंप भी यही बोल रहा था, बाइडन भी यही बोल रहा था, चाइना भी यही बोल रहा है, जर्मनी भी यही बोल रहा है, रशिया भी यही बोल रहा है कि पेंडेमिक के बाद आने वाले टाइम में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, प्रधानमंत्री ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या क्या बोला है, संसद में, लाल किले की प्राचीर से, लगभग अपने भाषणों में 4-5 जगह उसने बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और ये नौकरियों के केस में क्या होने वाला है वो सब अपनी भाषणों में बता चुका है। तो यहां से क्या होता है कि जब ये पेपर करेंसी एक्ट के बाद में चलता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आज भी इनेक्टेड इसलिए है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी के घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, कैसे हमारी वैल्यू जीरो की जाती है इसको समझिएगा। अगर आज किसी के घर में छापा पड़ जाए इनकम टैक्स का और गलती से उसके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में कहीं मोहर मिल जाए, मोहर मतलब 1 तोला सोने की है वो, लेकिन उस पर लिखा होता है A1 मोहर इंडिया, इंडिया की मोहर, तो इनकम टैक्स वाले जब प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाते हैं कि भाई इतना किलो चांदी, इतना किलो सोना, इतने रुपए कैश, और जब ये लिखा जाएगा, मोहर को लिखा जाएगा, मान लो 10 मोहर मिल गई तो उसमें लिखा जाएगा 150 रुपीज। कभी भी वो मोहर नहीं लिखते हैं क्योंकि असल में वो 15 रुपए ही हैं। ये भारत की सरकार आज भी मानती है। कोई इनकम टैक्स का आदमी, उससे आप कंफर्म जरूर करिएगा। ये इंफॉर्मेशन हमसे सबसे छुपी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो मैं बोल रहा हूं इसको प्रूव करने के दस्तावेज बाय चांस आज मेरे पास गाड़ी में हैं। मतलब किसी भी भाई को देखने होंगे जो भी मैं आज बोल रहा हूं, वो दस्तावेज ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा के लाया हूं या किसी किताब से कॉपी कर लिया हूं या जो भी है। भारत सरकार, अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई ने सर्टिफाइड कॉपी दी हुई है, तो वो है मेरे पास। मतलब मैं जो बात कर रहा हूं, सो इट्स नॉट है ना सिल्वर लिखा जाएगा ना गोल्ड लिखा जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ 15 रुपए, सिर्फ 150 रुपए लिखा जाएगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये पेपर, ये रुपया नहीं है, ये रुपए का प्रॉमिस है। इट्स ए प्रॉमिसरी नोट बेसिकली, इसको प्रोनोट भी बोलते हैं। ये प्रॉमिसरी नोट आरबीआई के, फिर मैं, आप आइए ना, अभी मैं आ रहा हूं, अभी डोंट वरी। अभी इसीलिए तो ये इसलिए इतना गजब का इशू है कि जिस दिन देश की जनता को ये समझ में आ गया, उस दिन वो जो शब्द है क्रांति, वो बस अंदर से निकल के आएगी, मतलब जरूरत ही नहीं है, वो ज्वालामुखी की तरह फूटेगी। तो ये जो, अगर किसी के घर 150 रुपया मिला तो वो लिखते हैं। अब मैं आपको इस गेम को इसलिए समझा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम है। अब मुझे मालूम है, जिसके घर में सोना मिला, मान लो मेरे घर में गोल्ड ये मिला, मोहर मिली, 150 रुपया उन्होंने लिख दिया, बाय चांस कुछ साल के बाद में मुकदमा चलता रहे और मेरी मृत्यु के बाद उसका फैसला हो और मेरे बेटे को ना पता हो कि मेरा क्या क्या सामान वहां पर है, तो जब वो अपना सामान लेने जाए और मैं बरी हो जाऊं, मतलब मैं मुक्त हो जाऊं, जो आरोप लगाए थे उस छापे के अंदर कि इसने गलत पैसा जोड़ा हुआ है, तो मेरे बच्चे को जब वो पैसा देंगे तो वो 150 रुपया देंगे, तब वो मोहर वापस नहीं करेंगे। इसका ट्रायल हमने 2017 में किया था। जो रिसर्च करने वाली जो हमारी टीम है इसमें, जिन्होंने किया था ये, जस्टिस A.K. पंता और लोकेश्वर दत्त की खंडपीठ के सामने हमने 4 नोट रख दिए, वो हैं अपने पास और गिर गए, वो 4 रुपये रख दिए। 1 रुपया लोहे का जो आजकल चलन में है, 1 रुपया कागज का जो चलन में है, और 1 रुपया 1934 के बाद का, 1944 का था, और 1 रुपया 1870 का, मतलब 1882 वाले से पहले का। 1968 से पहले का जो कॉइन है हमारा 1 रुपए का, 1 रुपी इंडिया लिखा होता है, चांदी का जो उसका होता है, वो उसमें 90% चांदी है, और जो 1968 के बाद वाला है उसमें 50% चांदी है, और उसके बाद वाले जो हैं फिर वो कागज और लोहे के आए, उसमें कुछ में तांबा भी आया। तो
हमने 2 जगह पर हम जाकर के इसका वेरिफिकेशन किया। पहले हमने बैंक में गए, बैंक में हमने वो रुपए चारों प्रेजेंट किए और HDFC बैंक में और SBI दोनों बैंकों में हमने ट्राई किया कि आप हमें ये बताइए ये जमा करना है आप कितने रुपए में लोगे। तो बैंक ने बोला ये 4 रुपए में लेंगे। तो जब दोगे तो यही वाले 4 वापस दोगे या क्या होगा? बोला ना, वो जो कागज वाला या वो जो कागज वाला भी नहीं देंगे, अब आपको कागज का रुपया नहीं देता बैंक, सिर्फ वो लोहे वाला सिक्का देंगे आपको अगर 4 रुपए आपने लेने हैं, या फिर डिजिट में देंगे आपको मोबाइल पर, या फिर आपके खाते में लिख देंगे, बट आपको देंगे नहीं। मतलब बेसिकली उन्होंने ये बताया। तो फिर ये जब तुम उस चांदी के रुपए की कीमत और उस कागज के रुपए की कीमत को सेम मान रहे हो, तो हमने फिर RTI डाली कि रुपया किसको बोलेंगे, कागज वाले को असली बोलेंगे कि उसको बोलेंगे। तो RBI से हमको रिप्लाई आया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो सोने का है या चांदी का, रुपया उसके ऊपर अंकित मूल्य के बराबर माना जाएगा, जो उस पर अंकित मूल्य है। अब हमको समझ आ गया, यहां पे क्लियर हो गया। अब हम यहां से आए, हमने जस्टिस A.K. पंता के सामने जब वो बात रखी और लोकेश्वर दत्त के सामने कि साहब हमने पूरी अपील लगाई थी, इन चारों में से असली रुपया कौन सा है कृपया करके देश को बता दीजिए। तो जी वहां से खंडपीठ से एक ही बात आई पूरी बहस के बाद में कि आप जो कह रहे हैं वर्मा जी, जो ये काम कर रहे थे वो वर्मा जी हैं हमारे, आप जो कह रहे हैं आप 100% सही बोल रहे हैं, बट SLP इज डिसमिस्ड। तो फिर उन्होंने सोचा कि SLP तो डिसमिस हो गई, बट उन्होंने ये क्यों कहा कि आप सही कह रहे हो। तो बाद में चैम्बर में बुलाया अलग से कि जी आप करते क्या हो, पहले ये बताओ, ये गेम प्लान आपको समझ में कैसे आया, और आप ये जो लेकर आए हो ये असल में बड़ा खेल है, इसमें उलझने से पहले दस्तावेज इकट्ठे कर लो। आपके पास कोई पेपर नहीं है, मैं अभी के अभी लिख देता कौन सा रुपया असली है कौन सा नकली है। तो फिर पेपर इकट्ठे करने शुरू किए। पुणे की आर्काइव है, दिल्ली में आर्काइव है RBI की आर्काइव से जाकर के रिसर्च डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, उनसे सर्टिफाइड कॉपी ली, CIC में बहस तक गए। उन्होंने मतलब इतनी गलत जवाब दिए हुए हैं, हमारे पास वो सारे के सारे दस्तावेज अवेलेबल हैं। मतलब फिर आखिर में बहस, यानी एक RTI पे 4-4 साल 3-3 साल की लड़ाई लड़के फाइनली उनसे लिखवा कर लाए कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है कि सही है, पहले इसको बताओ आप। अभी इसी पे आते हैं फिर से कि ये हो गया। बाद में क्योंकि बड़ी लंबी प्रोसेस इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, आपको लगभग 4 घंटे की है इसको समझने वाली, उसका लिंक दे दूंगा, जिसपे ऊपर पूरी डिटेल में आपके जितने सवाल है ना सारे डिस्कस किए हुए हैं। मतलब एक पूरा दिन हमने रुपए को डेडिकेट किया था, सुबह से लेकर रात तक। इट वॉज अ ग्रेट वीडियो। मतलब जो पूरा दिन था ना, लगभग 250 लोग थे, 250 लोगों के इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब जो छांटे हुए पूरे देश से, उनके क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, इकोनॉमिस्ट भी थे उसके अंदर, जर्नलिस्ट भी थे उसके अंदर, तो वो सब थे। तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपके आएंगे दिमाग में वो सारे हैं उसमें, उस वीडियो में। बट अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, रिजर्व बैंक बना 1934 में, रिजर्व RBI एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक बना। रिजर्व बैंक के अंदर कुछ धाराएं हैं। सेक्शन 26 ये कहता है कि रिजर्व बैंक देश को प्रॉमिस किया हुआ रुपया देने के लिए बाध्य है। यानी जो गवर्नर का जो ये आता है प्रॉमिसरी नोट आता है, अगर गवर्नर प्रॉमिस कर दे तो ये रुपया देने के लिए बाध्य है। इस पे लिखा हुआ है गवर्नर के साइन होकर के कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। बेसिकली दिस इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस इज इक्विवेलेंट टू द एफिडेविट, एंड एफिडेविट गवर्नर का ये देश की जनता के नाम पे है। इसी तरह से RBI का रिप्लाई अपने पास पड़ा हुआ है। हमने पूछा क्या ये एफिडेविट यही है शुरू से या बदला गया है? एफिडेविट नहीं बदल सकते आप, अपना भी नहीं बदल सकते, किसी को दिया हुआ, किसी और का तो छोड़ो, कोमा भी नहीं चेंज कर सकते, कोमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते। तो मेरा फोन निकाल के देना। उस RBI एक्ट के अंदर जो पहला जो वो आए थे, नोट बने थे, जिसको हुंडी हम, मतलब हुंडी तो पहले बोलते थे, उसमें हम जो बैंक नोट बोलते थे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा हम सबको ध्यान रखनी है, मतलब वो ये है कि एक होता है करेंसी नोट, एक होता है बैंक नोट। मालूम है इस बात का? नहीं मालूम है? जो भारत सरकार छापती है वो करेंसी नोट है,
और भारत सरकार केवल 1 रुपए का नोट छापती है। अगर आप 1 रुपए का नोट देखोगे, उसके ऊपर लिखा होता है सिर्फ एक ही चीज, भारत सरकार, बस कुछ नहीं लिखा होता। 1 रुपया भारत सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बाकी के नोट हैं 2 रुपए से ऊपर का, जो आपको ऑनलाइन जो रुपया दिया जा रहा है, ई रुपया जिसको कहते हैं, वो डिजिटल मनी, वो 2 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 1 रुपया नहीं है, वो भारत का नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, वो भारत का नहीं है, वो रिजर्व बैंक का है। और रिजर्व बैंक क्या है, अगर इसको आपने देखना हो तो बेंगलोर हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का 2019 का फैसला सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी खबरें मिलेंगी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने यह मेंशन किया है कि आरबीआई एम्प्लॉयज एंड बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बेसिकली। तो वो गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है, वो अलग बात है, बट उसके सारे फैसले आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं नंदन नीलकेणी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा काइंड ऑफ लोग। ये 3 तो नाम है पता, बाकियों का आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बीच में आपको एक चीज छोटी सी दिखाना चाहूंगा, वो है ये नोट जो आप सबने अपने जीवन में देखा है, ये वाला नोट। ये आपसे पहले नोट आता था, ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये वाला नोट आपने देखा है, सबने देखा है, ये 10 रुपए का नोट, ठीक है? वो मेरा व्हाट्सएप क्रैक हो गया था कल, आज भेज दूंगा, अभी चालू हो गया दोबारा। अरे नहीं, आज दे दूंगा। इस 10 रुपए के नोट के ऊपर आप देखोगे जो गवर्नर का एफिडेविट है, इसको स्टडी करोगे, इस पर लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये चीज एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी धारक के मांगे जाने पर किसी भी बैंक से जाकर मैं अपना रुपया ले सकता हूं। रुपया क्या? रुपया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड ये जो आज भी मानक है, 15 रुपए बराबर 1 मोहर। दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है। अब हमने इसकी टेस्टिंग भी करी है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी ये नोट 1968 के बाद बदला है, पुराने नोट वो लेते चले गए जो हमारे बाप दादा ने कमाए, जिसके बदले में वो गोल्ड रखा था। याद हो अगर आपको, हमारे पुरखे कहते थे कि जितना सोना आरबीआई के पास होता है उतना ही नोट छाप सकते हैं, ऐसा कुछ बोला करते थे, ये मैंने भी सुना है। लेकिन वो कितना सोना होता है ये किसी ने आज तक खुलासा नहीं किया, ना इसको किसी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता, ना इसमें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी रुपए के ऊपर डिस्कशंस नहीं हो, कभी भी नहीं हुआ, अलाउड ही नहीं है, ना बैंकिंग वाले को ना इकोनॉमिक्स वाले को, किसी को भी। तो रुपया नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमारी अगली जनरेशन को रुपए के बारे में, हाँ उस टाइम पे बताया, हाँ 50,000 का, तो 50,000 रुपए का कितना, इस हिसाब से, इसके हिसाब से काउंट होगा 15 रुपए के हिसाब से। जिस नोट के बदले में आपके पास गोल्ड नहीं रखा है वो नोट नकली है, सीधी सी बात है भाई। आरबीआई ने ये लिखा हुआ है, आरबीआई ने क्या लिखा है कि बाध्य है आरबीआई ग्राहक के मांगे जाने पर उसका रुपया देने के लिए, उस हिसाब से देगा। अगर किसी ने पैसे को डिवैल्यूएट किया, रुपए को डिवैल्यूएट किया, डिवैल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू कम करी, अगर 15 रुपए से 1 रुपया, मतलब 1 मोहर है 15 रुपए की, यानी कि इस हिसाब से अगर 1 मोहर का वजन हो गया 11.664 ग्राम, 11.664 ग्राम को अगर 15 से भाग दोगे तो 1 रुपए की जो वजन आएगी वो 777 मिलीग्राम सोना आएगा। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, और 777 मिलीग्राम सोना आज के वक्त के हिसाब से अगर 60,000 का रेट लगाएं तो 4,970 के करीब का बनता है ये वाले बैंक नोट, यानी कि लगभग 5,000 रुपए का बनता है। इसका मतलब आरबीआई का 5,000 रुपया और भारत सरकार का 1 रुपया बराबर है। इसका यह मतलब है, क्योंकि भारत सरकार का नहीं, इसका यह मतलब है ऑफिशियल दस्तावेज है इस बात को कहते हुए हमारे पास, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। और अगर यह है तो फिर यह सामान खरीदा जा रहा है, इसका मतलब जो हम आरबीआई के नोट में 5,000 रुपए का सामान खरीदते हैं,
इन नोटों में जो हम 5,000 का सामान खरीदते हैं वो असल में भारत का 1 रुपए का सामान है, इसका यह मतलब है, क्योंकि गोल्ड इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस भी आदमी ने गोल्ड के ऊपर मतलब ट्रेडिंग करनी शुरू करी, उसी आदमी को तानाशाह बना करके मार दिया गया। मे बी हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, इसमें आता है ये गद्दाफी, इसमें आता है ये अपना इराक वाला सद्दाम हुसैन। जब उसने जैसे ही डिक्लेयर किया कि मैं तुमको तेल जो है वो पैसे में नहीं, उसमें डॉलर में नहीं दूंगा, मैं तुमसे गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे हम, उसी टाइम पे यहाँ पे बायो वेपन है एंड ऑल, और इराक पे अटैक, और इराक पे अटैक के बाद में जो इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो उस अटैक के बाद जो तेल के कुएं थे, 70% जो तेल के कुएं थे वो एक कंपनी के हाथ में आए थे। उस कंपनी का, उस फाउंडेशन का नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। ये रॉकफेलर फाउंडेशन ही दुनिया की सबसे सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे मैनहट्टन है, चाहे आईआईटी मैसाचुसेट्स की है, जो जिसको हम लोग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की जो फाउंडिंग एजेंसी है वो रॉकफेलर फाउंडेशन है। हरित क्रांति का जो रिकमेंडेशन है वो गूगल पे भी मिल जाएगा, हरित क्रांति का रिकमेंडेशन वो भी रॉकफेलर का ही है। पूरा एजुकेशन सिस्टम रॉकफेलर फाउंडेशन की ही, पूरा हेल्थ सिस्टम कैसे, WHO का गठन 1948 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वो हुआ फ्लेक्सनर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। अब्राहम फ्लेक्सनर जिसके प्रेसिडेंट थे, जिसके मतलब हेड थे, जिसका कमीशन था फ्लेक्सनर कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे वो अब्राहम फ्लेक्सनर थे, और उसकी जो रिसर्च थी उसको फंड किया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जिसकी रिपोर्ट आई थी सन 1908 में। यानी 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में फ्लेक्सनर कमीशन बना। उस फ्लेक्सनर कमीशन ने 2011 में रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम एक जैसा होना चाहिए, और फिर रॉकफेलर फाउंडेशन की इनिशिएशन पर ही वर्ल्ड बैंक, रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन की, और रॉकफेलर की फाउंडेशन की इनिशिएशन पर ही WHO बना, पूरी दुनिया की हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जितनी एजेंसीज हैं उनके अंदर जो डोनेशन देने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी, वो सारी की सारी इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज के साथ में जो 13 रॉयल फैमिलीज जिनको हम लोग बोलते हैं वो कंट्रोल करती हैं पूरे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को, पूरी हेल्थ को, पूरा हथियारों का जखीरा जितना भी, उस सारे के सारे उसके अंदर जाएंगे। रिलायंस में कितना, मेरी एक वीडियो मैंने 2019 में बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि फेसबुक ने कितना, मतलब फेसबुक के अंदर रॉकफेलर ने कितना इन्वेस्ट किया, फिर फेसबुक ने रिलायंस में कितना किया, और फिर रिलायंस ने फिर क्या क्या बनाया, मतलब जियो ऐप लेकर के, फिर उस मतलब जो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काम किया, जो फूड प्रोसेसिंग में काम शुरू का किया, तो वो पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन करते हुए, कनेक्ट करते हुए वीडियो बनाई थी। 2.25 घंटे की वो वीडियो है, उसमें मैंने फैक्ट्स के साथ विद डेट एक्सप्लेन किया हुआ। आप जैसे ही उस कीवर्ड को सर्च करोगे आपके सामने वो न्यूज आ जाएंगी। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको टेस्टिंग करने के लिए हमने सोचा कि क्या ये टेस्टिंग किया जा सकता है। अगर ये 5,000 रुपया और 1 रुपया का ये जो खेल है, अब ये किसी को कैसे समझाएंगे कोई कि हमारा 1 रुपया उनके 5,000 के बराबर है। अब हम तो इसको अपना ही मान के बैठे हुए हैं कि ये हमारा है, क्योंकि हम जो पूरा दिन मेहनत करते हैं और उसके बदले में वो हमको ये वाला रुपया देते हैं, इसको हम रुपया मान के सामान खरीदने जाते हैं, और इसको फिर इसी में महंगाई होती है। मैं आपको बता दूं, भारत के 1 रुपए में कभी महंगाई नहीं होगी, क्योंकि भारत का 1 रुपया फिक्स है। आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक, इसको आप नोट कर सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 230 से 254 यह कहता है कि दुनिया का कोई सरकार, दुनिया की कोई व्यक्ति रुपए को डिवैल्यूएट नहीं कर सकती, पैसे की वैल्यू को घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि रुपया मानक है, फिक्स है, उसका स्टैंडर्ड है। इसका मतलब जिसने भी रुपए की वैल्यू घटाई वो अपराधी है, वो कोई भी सरकार का बंदा है। साथ के साथ अगर घटा दी तो, अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा, और घटाने के बाद ये रुपया मैं आपको दूं तो क्या होगा, और आप लो तो क्या होगा, और आप फिर आगे दो तो क्या होगा। तो आईपीसी के सेक्शन 489, सेक्शन 489, आपने तो वकील साहब देखा ही होगा, हम तो इतना बोलते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा। आईपीसी का सेक्शन 489 ABCDE कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो वैल्यू को घटाए हुए नोट छापता है या सिक्का बनाता है, किसी को देता है, किसी से लेता है और उसमें ट्रेड करता है, वो आजीवन कारावास तक सजा का भागी है।
ये आईपीसी में लिखा हुआ है। हमने इनको लेकर के हम चले गए जी बैंकों में। बेसिकली बैंक के मैनेजर को किसी को इसके बारे में नहीं पता मिला। वो बोले जी हमको तो पता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, अब आप तो लिखित में दे दो जी हमको। हमने आरबीआई में फिर अपने 10 रुपए लगा दिए कि हमको हमारे 10 रुपए चाहिए। फिर 10 रुपए का कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर 2000 का नोट लगा दिया, क्योंकि 2000 रुपए अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 2000 रुपए में 1554 ग्राम सोना बनता है, 1.5 किलो सोना बनता है इस हिसाब से। तो मैंने आरबीआई में हमने लगभग 200-250 आवेदन लगाए हुए हैं, जिसमें आरबीआई को हमने ये लिखा इशूइंग ब्रांच को कि जी हमारे पास ये 2000 का नोट है या ये 500-500 के 4 नोट हैं, हमें इसके बदले में बैंक नोट नहीं चाहिए, हमें इसके बदले में भारत का रुपया चाहिए, जिसको रुपया बोला जाता है, हमें इसका स्टैंडर्ड चाहिए। आज तक आरबीआई से कोई जवाब नहीं आया है। कॉल आती है जी आके मिल लो, हम कहते हैं जी रिटर्न में दिया हुआ है, रिटर्न में जवाब चाहिए, हमको नहीं मिलना आपसे। हमें ये कह दो कि ये नहीं मिलेगा, आप ये कह दो कि ये गलत है, आप ये कह दो कि ये आप जो कह रहे हो ये जस्टिफाइड नहीं है, हम मान लेंगे, आप लिख कर दे दो जो भी चाहते हो। आरबीआई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, फिर हमने टेस्टिंग करने के लिए ये किया, क्योंकि पहले के जो एग्जाम्पल्स थे वो हमारे पास थे, लेकिन उनका कोई कंक्लूजन नहीं था कि जनता में अगर अवेयरनेस फैलानी है तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने पड़ेंगे। मेरी ही टीम का एक बंदा है सुनील, मैं और वो हम गाड़ी में इकट्ठे ट्रैवल किया करते थे उन दिनों समाज को जगाने के लिए। उसके पास लगातार फोन आ रहे थे। मैंने कहा फोन क्यों नहीं उठाता? बोला बैंक वालों के फोन है, मेरी एक किस्त 5 दिन डिले हो रखी है और उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे पास ये हथियार पड़ा था। मैंने कहा अगर तू रिस्क लेता हो तो मैं तुझे पहले पूरा समझा देता हूं, तूने बैंक वालों को क्या कहना है, और अगर तुझे लगता है कि हम फाइट करने के लिए तू तैयार है तो अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो उसका 27 लाख के टोटल लोन थे। गाड़ी पे लोन था, एमएसएमई का लोन था, और पर्सनल और कुछ उसके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के उसने लोन लिए हुए थे। तो टोटल 27 लाख रुपया उसने लोन लिया हुआ था। तो हमने जितने भी उसके लोन थे, पंजाब नेशनल बैंक को एक चिट्ठी लिखी, एक आवेदन दिया उसको। हमने उसमें लिखा कि देखो जी, हमने तुमसे 27 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने जो 27 लाख रुपया दिया है, भारत के अंदर 2 तरह का रुपया है, एक वो जिसके पीछे गोल्ड रखा हुआ है और एक वो जिसके पीछे गोल्ड नहीं रखा हुआ है। भारत सरकार ने बिना गोल्ड के रुपया छाप दिया है। तो भारत में बिना स्टैंडर्ड का रुपया छापना कूटकरित रुपया होता है, मतलब जिसको हम डिवैल्यूएटेड रुपया बोलते हैं, वो अपराध है। आईपीसी की ये धारा कहती है और हमारा पेपर करेंसी एक्ट ये कहता है, और ये हम सबूत लगा रहे हैं। हमने उसकी कॉपी लगा के 14 पन्नों के सबूत लगा के हमने अपना आवेदन लगा दिया कि हमको ये बताओ कि आपने जो ये दिया था, ये हमको आपने लीगल मनी दिया था या इलीगल मनी दिया था। बिकॉज वी मस्ट नो दिस मनी इज इलीगल मनी, दिस मनी इज इलीगल मनी। लीगल मनी जो इंडिया का रुपया है, जो भारत का रुपया है, उसके बराबर इसकी वैल्यू नहीं है तो ये इलीगल है, उसके बराबर है तो फिर लीगल है। इट्स अ प्रॉमिस कि इसके बदले में अगर उतना ही मिलता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 5000 में अगर एक मिलेगा, इस 5000 में अगर 5000 रुपए मिलते हैं, फिर ये मतलब इस 500 में अगर हमको 500 मिलते हैं, फिर है ये लीगल मनी। लेकिन कहते ना लीगल टेंडर नहीं रहा। 16 नवंबर को 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 500 और 1000 के नोट कल से लीगल टेंडर नहीं है, रात को 12 बजे से। तो ये लीगल टेंडर है। इसे टेंडर, डॉलर पे भी टेंडर लिखा होता है बकायदा। इट्स ए लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ऑल, जितने भी लेन देन, जितने ड्यूज हैं। अब हमने उसको बैंक को लिखा कि जी इस हिसाब से जो तुम्हारे 27 लाख रुपए बने हैं, इसका टोटल जो मैंने कैलकुलेट किया था वो लगभग 504 रुपए के करीब बनता था बराबर में हमारे, कि असल में तो हमारा जो तुमने 27 लाख रुपए में जितना सामान हमको दिया है, उस सामान की जो भारत के रुपए में वैल्यू है वो 504 रुपए है, आरबीआई का जो पैसा है। क्योंकि मैं आपको अभी तक लगभग 5 लाख रुपया दे चुका हूं, और मैंने जो आपको 5 लाख रुपया दिया है ये लीगल मनी सोच कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मेरे साथ ठगी की हुई है। तो इस 5 लाख में से ये 500 रुपए काटकर मेरा 4,99,000 जो बाकी बचता है वो लीगल मनी के रूप में मुझे वापस करो। हमने ये चिट्ठी लिख दी बैंक को।
अब बैंक मैनेजर का फोन आया, ये क्या भेजा भाई? उन्हें बोला भाई मैंने जो भेजा है उसका लिखा हुआ, उसमें सब कुछ सबूत दिए हुए हैं, सारे 10 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तुम उसका जवाब दे दो। बोला हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, तो फिर ऊपर भेज दो। फिर उसने ऊपर भेज दिया। जो रिकवरी वाले एजेंट थे उनके फोन आए, हमने उनको एक बात बोली, मैंने कहा भाई ऐसा है, बैंक वालों को हमने रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप उसका रिटर्न में हमको सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दो और हमसे पैसे सारे जो बकाया है ले लो, और जो हमारे बकाया है तो हमको दे दो और तुम्हारे बकाया है तो हमसे ले लो। जब हमने ये कहा, आप अज्यूम नहीं करेंगे, आप मतलब आप ट्रस्ट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं इट्स नॉट मतलब एनीथिंग लाइक हवा में। लगभग 1000 लोगों के आवेदन लगा चुके हैं हम अभी तक, पिछले 1 साल में 1000 लोगों के आवेदन लगा चुके हैं, जिसमें लोन लिया। कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे शुरू में हमने, फिर हमने इनवाइट किया गांव गांव जाकर के कि देखो जो चुकता कर पा रहा है अपना चुकता कीजिए, लोन जितना चुकता कर पा रहे हो। जिसका घर नीलाम होने वाला है या जिसका घर नीलाम हो चुका है वो दस्तावेज लगा दो। आप यकीन मानिए आज तक बैंक ने एक भी आवेदन का और हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है जो हमने पूछा है? क्या वसूली प्रक्रिया? वसूली प्रक्रिया के लिए वसूली प्रक्रिया के लिए इन्होंने 2 गेम खेले। अगर ये जाते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को चलना पड़ेगा लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से या फिर नेचुरल लॉ के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से। वहां पर बैंक फंसता है, तो इससे बाईपास करने के लिए उन्होंने बना दिया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जैसे नेचुरल लॉ को डिफेंड करने के लिए, हमारी व्हीकल्स को कबाड़ बनाने के लिए उन्होंने बना दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कोर्ट को बाईपास करने के लिए एनजीटी बनाया। ये जितने ट्रिब्यूनल हैं, चाहे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है इंडिया का, चाहे ये डीआरटी है, इस डीआरटी में ही वो जाते हैं और डीआरटी में नियम हैं, वहां लॉ नहीं है, और सारे नियम बैंक की वसूली के हिसाब से हैं। फिर रिकवरी के लिए उन्होंने इलीगल 2 कानून और बनाए हैं, जो कॉइनेज एक्ट 2011 और एक सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के तहत वो नोटिस भेजते हैं, फिर अगला नोटिस भेजते हैं, फिर अगला नोटिस भेजते हैं। सरफेसी एक्ट में फिर वो कब्जा करते हैं, मतलब फटाफट कब्जा करते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर। हमारा आवेदन लगने के बाद तो इतने फास्ट हो जाते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि आज ही कर लें कब्जा। फिर हम जो डीएम है, जो डीसी है, हम उसको चिट्ठी लिख देते हैं कि जी आपके पास बैंक आएगा फोर्स मांगने के लिए, आप पहले हमसे हमारे सवालों के जवाब दिलवा देना उनसे और फिर रिकवरी करवा लेना। तो अभी तक लगभग 250-300 लोग जिनके घरों पे बैंकों ने ताले लगा रखे थे, हमने ताले तोड़कर अंदर डाल दिया और हमने बोला हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करो कि हम रुपए को फर्जी बोलते हैं। हमारे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं करता, कोई एफआईआर ही नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं हमारे कोई ये लाइन बोल के हमको जवाब दो। जब मतलब दुनिया जहान के आरोप उल जुलूल लगा रहे हैं, जैसे किसानों के ऊपर 307 लगा दी, एनएसए लगा दी, ऐसा करके कर रहे हैं, वो सब लगाते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि ये रुपए को फर्जी बोल रहे हैं। इसका मतलब है 27 लाख लेने के बाद में केवल 504 रुपए वापस कर दूं, 27 लाख दिए हैं तो 27 लाख दीजिए। अगर 504 के बराबर का ही सामान दिया तो 504 ही देने बनते हैं। सिद्धांत ये कहता है, जैसे कोरोना के दौर में सिद्धांत ये कहता है कि मेरा शरीर मेरी मर्जी है, उसमें कोई आदमी टच भी नहीं कर सकता, केमिकल डालना तो दूर की बात है। सिद्धांत ये कहता है। सरकार ने लीगल तरीके से कहा कि हम मोटिवेट कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर, हर वैक्सीन कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वो सारे दस्तावेज डाल दिए जो पब्लिक को अवेयर करते हैं कि इसको लगवाने के बाद क्या क्या हो सकता है, सारे डाल दिए, लेकिन बताया नहीं किसी भी मीडिया की रिपोर्ट में। कानूनन कोई रूल नहीं बनाया, लेकिन अधिकारियों को यह कहा गया कि तनख्वाह नहीं निकालनी जब तक ये लोग अपना सर्टिफिकेट ना दिखा दें। और जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब गए वकील जो नीलेश ओझा जी गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों पन्नों का एक दस्तावेज एफिडेविट के रूप में भारत सरकार ने दिया कि हमने तो कोई लीगल बाउंडेशन रखी ही नहीं किसी के ऊपर। 300
हमने किसी के साथ जबरदस्ती, ये भारत सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज कि किसी को साइड इफेक्ट हुए, हमें सिंपैथी है, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पब्लिक को सब पता था, हमने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ था। अब हम खड़े हुए, हमने कहा ये नियम नहीं चलेगा भैया, मतलब अड़ेंगे तो अड़ेंगे। वो डोमेन कितनों के पास है? क्वेश्चन फिर आप बीच में बोलेंगे, वो डोमेन किसी के पास है नहीं है, उसको पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, दिस इज नॉट अ पॉइंट। ये किसी को मालूम है नहीं मालूम है, जानकारी दी है नहीं दी है, दिस इज नॉट अ पॉइंट। पॉइंट इज लॉ क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है, दिस इज द पॉइंट। बेसिकली मुझे नहीं मालूम है ये पॉसिबल है कि नहीं है, मैं तो आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, और इन प्रिंसिपल भारत सरकार ने माना। हमने एक बात सुनी, आप कमाल की बात आपको मैं बताता हूं, हमने भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, आरबीआई को, पीएमओ को आरटीआई डाली। एक ही आरटीआई चारों जगह घूमती रही, सब जगह उन्होंने कहा आपकी आरटीआई, चिट्ठी आती है कि आपकी आरटीआई वहां भेज दी गई है, हमारे पास सारे वो हैं, आपकी आरटीआई वहां भेज दी गई है। अब वो आपकी आरटीआई वहां से घूम के अब आ गई है। हमने दस्तावेज में सवाल क्या पूछा, भारत में कुछ रुपए नकली चले हुए हैं, कुछ रुपए असली चले हुए हैं देश में, मार्केट के अंदर। असली रुपए कौन से हैं और नकली कौन से हैं, वैलिड लीगल मनी कौन सा है और इलीगल कौन सा है, कृपया करके हमको स्पष्ट कर दीजिए, ताकि हम बचे रहें। मतलब इस बात से हमारा तो क्वेश्चन ये था कि सरकार हमको कुछ लिख के दे कि कुछ है। भारत सरकार ने यह लिख के दिया है कि लीगल मनी का हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट लिख रही है साहब, गवर्नमेंट के पास, वो अवॉइड कर रही है ना असली बात बताने से। अगर उसने लिख दिया तो मरते हैं वो, सबका सोना देना पड़ेगा, सबको बराबर सोना देना पड़ेगा ना इसके बदले में। सोना है नहीं है, सोना है केवल 800 टन। आप आरबीआई की उस पे जाके लाइबिलिटी और एसेट में उठा करके देखोगे, और हमारे पास आरटीआई भी है, वो कह रहे हैं 796 टन सोना है, जिसमें से 60% सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है। और संसद के अंदर जवाब देते हुए अरुण जेटली जिस टाइम वित्त मंत्री थे, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगस्त 2014 में, मई में सरकार बनी थी, अगस्त या सितंबर, अगस्त में शायद 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था भारत सरकार ने। तो उसके सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोला था कि 200 टन सोना हमने इंग्लैंड भेजा है सिक्योरिटी रीजन से। दिस वाज द आंसर, और वो हमको दिया हुआ उन्होंने, मतलब वो आरबीआई के पास यहां भी नहीं है। अब मैं जब दस्तावेज कैलकुलेट करते हैं कि जो 800 टन सोना है, ये 800 टन सोने की कीमत क्या बनती है, तो 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। यानी कि अगर इस देश की आरबीआई के पास इतना गोल्ड रखा है और वो यहीं रखा है भारत में, जो देने के लिए बाध्य है, तो इतने रुपए के करेंसी नोट और इतना सर्कुलेशन तक तो ठीक है। इससे ऊपर का जितना नोट है वो सारा का सारा फर्जी है। और टोटल जो नोट हैं इस टाइम चलन में वो 34 लाख करोड़ के हैं। इसका मतलब है 29.2 लाख करोड़ जो करेंसी है, इट्स अ फेक करेंसी। और ये हम सरेआम बोलते हैं, सड़कों पे बोलते हैं, गांव में जाकर बोलते हैं और बताते हैं, बैंकों को लिख कर दिया है, आरबीआई को लिख कर दिया है, सरकार को लिख कर दिया है, और सरकार चुप है। ना हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करती है, ना आकर हमसे बात करो, कहते मिल लो। अब मैं मिलने चला गया, एक 6 करोड़ का केस था किसी दोस्त का, हमने आवेदन लगा दिया। मैंने कहा लगा आवेदन, और पहले तो हमने बोला, जिस टाइम पे बोला उस टाइम तो बोला ना भाई बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है दे फिर। अब महीने का 12 लाख रुपया किस्तें दे रहा था। अब वो लोग कोरोना में डूब गया, सारा खेल बिगड़ गया स्कूल का मालिक, अब स्कूल में बच्चे चले गए, ऑनलाइन के चक्कर में बुट गए, अब आधे बच्चे रह गए, सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, और इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पा रहा है। 7-8 महीने में बिल्कुल ऐसा हो गया कि जिनसे ले सकता था ले लिया, अब देने को कुछ नहीं बचा। अब आ गए वो हमारे पास, हमने फिर लगा दिया आवेदन। आवेदन लगाने के बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस था। मैनेजर उसको बोल रहा है जी नीलामी हो जाएगी। हमने कहा कर लो, नीलामी कर लो, ये स्कूल पड़ा है, जमीन पड़ी है, तुम्हारी हिम्मत है तो कर लो। बिना सवालों के जवाब दिए आ गए तो टांगे तोड़ देंगे, हमने बोल दिया मैनेजर को। अब वो सवालों के जवाब देना, तो हमने फिर उन्होंने फिर क्या किया, डीआरटी में चले गए वो। मैंने कहा उनको बोलो डीआरटी नहीं जाना, हमको हाईकोर्ट जाना है, हम हाईकोर्ट में रखना चाहते हैं, हम कोर्ट में रखना चाहते हैं, हम डीआरटी में अपना पक्ष। डीआरटी तो नियम कह रहा है कि तुमने लिए हैं तुम दे दो। अरे तुमने दिया क्या है वो तो बता दो पहले।
मतलब तुम कह रहे हो ये सोने का गिलास दिया है, मैं कह रहा हूं तुम प्रूव कर दो कि ये सोने का, तुम लिख कर ही दे दो कि मैंने सोने का गिलास, तुम वो लिख कर भी नहीं दे रहा। अब फिर मीटिंग बुलाई, मेरे पास फोन आया कि भाई साहब मैनेजर बुला रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहा है? वो कह रहा है जी हमारा जीएम मिलना चाहता है, जनरल मैनेजर, और जो जोनल मैनेजर है वो मिलना चाहते हैं। तो दिल्ली में उनकी ब्रांच थी जो जीएम थी, तो जीएम आया हुआ था दिल्ली में, मेरे को बुला लिया, हम दोनों चले गए। जीएम बैठा है, 4-7 वो जोनल मैनेजर बैठे हैं जो पूरे जोन्स हैं पूरे इंडिया इसके अपने एरिया के, और जो वहाँ का बैंक मैनेजर है जिसने लोन दिया हुआ था वो, और 2-3 मैनेजर और बैठे हुए हैं। ऐसे ही बैठे थे वो उसके ऑफिस में। तो जीएम साहब हमको बोलते हैं कि आप लोगों को क्यों बहका रहे हो? मैंने कहा बता दीजिए मैं कैसे बहका रहा हूं। वो बोला आपने पैसा लिया कि नहीं लिया? मैंने कहा मैंने पैसा मांगा, मेरे दोस्त ने पैसा मांगा आपसे, आपने पैसा नहीं दिया, आपने डिजिट ट्रांसफर करे खाली, आपने कोई पैसा नहीं दिया। आपके बैंक में अगर मैं पैसा छोड़िए, रुपया छोड़िए, मैं बैंक नोट भी लेने जाता हूं तो बैंक वाले कहते हैं है ही नहीं है कैश। वो कहते हैं ट्रांजैक्शन करा लो, ऑनलाइन करा लो, कैश वो करा लो, आपके पास रुपया है ही नहीं। जिसने लिया हुआ उसके पास भी नहीं है, जो दे रहा उसके पास भी नहीं है, जहां जमा उसके पास भी नहीं, तो वो है कहां रुपया? है ही नहीं है वो रुपया। बेसिकली वो डिजिट्स में तुमने छाप दिया। तुमने तो क्या किया, डिजिट ट्रांसफर करे और प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली बेसिकली। तो ये है फर्जी चीज। एक नोट को छापने में 3 रुपया खर्चा आता है अगर नोट भी छापे तो, और डिजिट में तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है डिजिट ट्रांसफर करने में। तो डिजिट ट्रांसफर करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप मांग रहे थे ना 8,000 रुपया, 8,500 रुपया, उनको डिजिट ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है धन देने में उनको, कि धन दीजिए आप हमको धन चाहिए, हमको सामान चाहिए, धन चाहिए, मेहनत चाहिए, काम चाहिए। बेसिकली आप हमको काम दीजिए, हम काम मांगेंगे। असली तो मेहनत है ना, असली धन तो काम है, असली मेहनत जो। अब वो कहते हैं कि आपको घर बैठे मिलेगा फ्री में फ्री की चीज मिलेगी, लगेगा कि आपको धन मिल रहा है। तो मैंने बोला जी आपने तो डिजिट ट्रांसफर किया है। वो बोला आप डिजिट ही ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने कहा दीजिए इस कंप्यूटर का मुंह इधर करो, मेरी तरफ अभी करता हूं मैं, दो मुझे पासवर्ड अभी करता हूं। जिसके पास हैंडल है वो कर देगा। प्रॉपर्टी हैंडल से नहीं चलती है ना, डिजिट से नहीं चलती, वो प्रॉपर्टी असली है, जमीन है, वो उत्पादन दे रही है, वहां पे बिल्डिंग है। यू कांट मतलब ग्रैब एक हवा में बनाई हुई चीज का। फिर बोला कि आप कैसे कह सकते हो हवा में बनाई है? तो मैं बना रहा हूं, आपके पास जितना रुपया है नहीं आपने उतना बांट रखा है। बोला कैसे? मैंने कहा पेपर करेंसी कितनी है टोटल इंडिया में? आरबीआई की खोल के साइट देखो, खोल कर देखी, पेपर करेंसी है जी 34 लाख करोड़। जिस दिन मैं उसके पास था वहां पर, उस दिन इस देश के अंदर, जिस दिन मैं था, जिस दिन की मैं बात बता रहा हूं, उस दिन इस देश के अंदर 156 लाख करोड़ का कर्जा था। यानी बैंकों के पास पूरे भारत में जितना रुपया है वो 34 लाख करोड़ है सिर्फ। 34 लाख करोड़, यानी सारे लोग अपनी सारा पैसा जमा करा के बैंक में जमा करा देते हैं तो 34 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो बाकी कहां से आया है? यानी मैंने आपको 100 रुपया दे दिया, 1 साल के लिए दे दिया, और मैंने कहा 10% ब्याज लूंगा। अगर आपके पास उससे आगे रुपया ना हो, किसी और से बाहर से अगर रुपया ना आता हो, तो आप वो 10% कहां से दोगे? वो जो 10 ब्याज है वो कहां से दोगे? अब मैं क्या खेल खेलता हूं, बैंक क्या खेल खेलता है, 100 करोड़ छाप दिया, किसानों को बांट दिया। अब ये किसान को गाड़ी के नाम पे लोन जैसा मर्जी ले लो आप, मतलब अब तो आधार कार्ड पे ले लो 10,000 का लोन, रिक्शा पे ले लो, रेडी पे ले लो 15,000 का, जिस पे मर्जी ले लो। अब लोन ले लिया, ये पहली किस्त आई मेरे पास, ये पहली किस्त आई, इसको फिर चढ़ा है, आप कुछ फिर ले लो। अब ये जितना पैसा पहली किस्त में आया इसको फिर लोन पे दे देते हैं। अब वो जो पहली किस्त में आया, किसी ने हाउस लोन लिया आप में से? हाउस लोन लिया कितने लाख का? 20 लाख। कितने साल पहले लिया था? 8 साल। ठीक है देखिए, अगर आपको लगता है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम तो हम नहीं होगा। जो चीज जितना टाइम लगेगा, देखिए पौधे में आप जितना मर्जी पानी डाल लो वो अपने टाइम पर बड़ा होगा। मैंने वेस्ट किया अभी तक टाइम, ठीक है मैं 8 मिनट में करता हूं खत्म। कुछ लोग तो कुछ कह रहे थे, तो मुझे आपका टॉपिक बताया, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं अच्छी तरह समझता हूं, है ना? तो मैंने क्या देखिए, मैं कोई बात नहीं, मैं 8 मिनट में करता हूं। आप मेरे 1 मिनट खराब ना करो। मेरा 1 मिनट क्यों खराब कर रहे हो आप? इकोनॉमी के पे ही बात हुई है, बाकी के पॉइंट तो सारे रह गए। ये आपने टेलर दिखा दिया। हाँ, अब इसके ऊपर पूरा दिन लेंगे। हाँ ट्रेलर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि 20 लाख का लोन लिया, 6 साल हो गए आपको। अभी बैंक में जाकर पता करना, आपका 18-19 लाख अभी भी पेंडिंग ही होगा। हैं? मोटी किस्तें दे दी थी।
बीच में। लेकिन अगर किसी भाई ने लिया हो, आपको पता चलेगा पहले 4-5 साल में बैंक जवाब क्या देता है कि हम पहले ब्याज लेते हैं, पहले ब्याज लेते हैं, मूलधन तो बाद में शुरू होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की जो पहली किस्त आई, दैट इज नॉट वो मनी जो बैंक ने आपको दिया था, वो मनी जो उन्होंने सिर्फ लेजर में लिखा हुआ है, इट्स नॉट एनीवेयर, वो पैसा कहीं नहीं है। ब्याज सिर्फ कॉपी में चढ़ाया जाता है, ब्याज छापा नहीं जाता। ब्याज छापना इल्लीगल है भारत के कानून में। तो ब्याज अगर छपा नहीं है तो वो पैसा कहीं है नहीं है। तो वो आपसे किस्त लेकर के मैंने अगले किसान को अगर वो दे दिया है तो वो कुछ है नहीं है जो मैंने दिया है उसको। पॉइंट समझ रहे हो आप? यानी कि जो कुछ है ही नहीं है वो मैंने दे दिया है और बदले में उसकी प्रॉपर्टी नाम लिखवा लिया है। अब वो वापस आएगा ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं है कहीं पर। तो 134 लाख करोड़ में से 156 लाख करोड़ रुपया लोन दे रखा है, तो है 34 लाख। तो जब जमा होगा तो सिर्फ 34 ही होगा। इसका मतलब 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। और ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं, आज के टाइम पर 205 लाख करोड़ का हो चुका है ये लोन, और करेंसी उतनी है। गॉट इट? ब्याज आ रहा है, दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी नाम कराई जा रही है। ब्याज आ रहा है, केसीसी बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी नाम कराई जा रही है। ब्याज आ रहा है, ब्याज ब्याज पे। बंदा क्या करे? अभी बताऊंगा, चाहिए ना मुझे। देखिए अभी बताऊंगा आपको। लोन नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। इसीलिए आपके गांव के अंदर आपकी सारी जमीन केसीसी पर बैंकों में जा चुकी है। हर गांव में, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी व्यक्ति, हाँ हर घर में आपके मकान केसीसी पे लोन पे जा चुके हैं, आपकी गाड़ियां जा चुकी हैं, ट्रैक्टर जा चुके हैं, डंगर जा चुके हैं, आप खुद भी आधार कार्ड पे लोन ले चुके हो। मतलब जो गरीब आदमी है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, वो आधार पे ले चुका है। मतलब एवरीबडी इज अंडर डेब्ट। और अब आ रहा है, पहले था सिबिल स्कोर, उसको बनाया इन्होंने क्रेडिट स्कोर, और अब आ रहा है सोशल क्रेडिट स्कोर। और पहले इसका नाम था रुपया, अब इसका नाम बदल रहे हैं ई रुपया। ई रुपया नाम होते ही डिजिटल करेंसी पूरी तरह से, सीबीडीसी पूरी तरह से आते ही, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आते ही करेंसी का नाम हो जाएगा ई रुपया। और ई रुपया के बदले में अपना स्टैंडर्ड नहीं मांग सकते आप। यानी कि जैसे ही ये मोहर 10 से 15 की हुई, अब ये 0 की हो जाएगी। यानी आपके पुरखों ने जितनी मेहनत करके जो प्रॉपर्टी आज तक बनाई है, वो जैसे ही सीबीडीसी आएगी, इसकी वैल्यू 0। अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी कैश थोड़ा हमारे हाथों में है, अभी गोल्ड हमारे हाथों में है, अभी हमारे घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1934 आया था अमेरिका के अंदर कि आप इतने ग्राम से ऊपर गोल्ड नहीं रख सकते, वो कानून इंडिया में आ चुका है कि आप इतने ग्राम से ज्यादा, इतने तोले से फालतू नहीं रख सकते हो, वो आ चुका है। और अभी आने वाले वक्त में और कम होगी इसकी वैल्यू, कि इतना गोल्ड ना किसी मंदिर के पास होगा, ना किसी घर में होगा, ना कुछ होगा। वो गोल्ड खत्म होकर, धातु कोई नहीं छोड़ी है आपके घर में, लोहा भी नहीं छोड़ा है। वो मूर्ति जो बनाने के नाम पर आपके घर का लोहा भी ले गए। वो किसान के पास लोहा नहीं है, फाइबर बचा हुआ है सारा का सारा जो भी यूज करता है, या फिर वो डेक चून वाले है। सारे इंजन खत्म, सारे लोहे के आइटम खत्म। जो लोहे की आइटम है वो पुरानी गाड़ियां हैं। लोगों को पता है कि अपनी रक्षा करने के लिए जब ये राक्षस जब घरों पे अटैक करेंगे तो लोग इस लोहे को पिघलाकर हथियार बना सकते हैं, इसलिए उन लोहे की गाड़ियों को कबाड़ बना रहे हैं ये। मतलब जो जिसको हम आने वाले टाइम में यूज कर सके, ऐसा कुछ नहीं बचा है। रीयूजेबल सारी आइटम्स हमको दी जा रही हैं जो कंपनी पे वेस्ट होंगी बेसिकली। तो यानी कि हमारा टोटल डिपेंडेंसी धीरे 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 वो लेकर के जा रहे हैं। अब हमारी लड़ाई ये थी, हमने बेसिकली क्या है, 1000 लोगों ने आवेदन दिया, लगभग 1000 प्लस हो चुके हैं। किसी भी आवेदन का बैंक ने जवाब नहीं दिया। फिर हमने आरटीआई लगाई कि हमारा जवाब दे दो, उस आरटीआई का भी जवाब नहीं आया। जो हमने सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं आया। वो जवाब क्या देते हैं, सिर्फ इतना जवाब लिखते हैं, तुमने पैसे लिए थे, तुमने एग्रीमेंट किया था, हमको पैसे वापस चाहिए, बस इतना लिखते हैं वो। हमने कहा क्वेश्चन का 1 to 1 जवाब दीजिए। ये लीगल मनी है कि इलीगल है? लीगल है तो कैसे? अब वो जो बैंक मैनेजर वाली बात बता के खत्म करता हूं भाई साहब, फिर उसके बाद डन करते हैं फिर आपके सवाल। मैंने बैंक मैनेजर ने जब ये डिजिट वाली बात कही, अगला स्टेप बैंक मैनेजर ने बोला ये बात तो वाहियात है। मैंने कहा फिर आप नकली नोट बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूं नकली नोट।
बोलते हैं कि कैसे? मैंने कहा ये जो नोट लिखा हुआ है इसकी किसकी गारंटी है? बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है इंडिया में? कानून जानने वाले लोग, अगर कोई ये बैठे हुए हैं, कानून जानने वाले लोगों को मालूम है। बहुत बड़ा वकील है यहाँ का। बस फिर बस हाँ, लॉ करी है। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के 3 नाम हैं। पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कोर्ट में जब आप जाते हो तो लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, और दस्तावेजों में जब ऑर्डर आते हैं तो लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत सरकार का कोई नाम लीगली नहीं है, ना संविधान में है, ना कहीं किसी कानून की किताब में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? जब आरबीआई एक्ट के अंडर 1934 में आरबीआई बना था, उस टाइम पे भारत में अंग्रेजों की सरकार थी और पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता था। इसी की गारंटी का ये नोट है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस नोट पर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। दूसरा, ये रिजर्व बैंक का है और रिजर्व बैंक भारत का नहीं है, सरकारी नहीं है, ये ऑलरेडी मद्रास हाईकोर्ट ने बोल चुका है। तीसरा सबूत, इसके ऊपर जो लिखा हुआ एफिडेविट है गवर्नर का, वो आपने चेंज किया है, जो कि इलीगल है, इलीगल मनी है। इसका मतलब अगर आपने इलीगल ये चेंज किया हुआ है और ये हमको आरबीआई ने लिख कर दिया हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी, आज तक किसी के पास वो नहीं है, इसका मतलब ये इलीगल मनी है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो वो इलीगल हो गया, इलीगल हो गया तो ये मनी इलीगल हो गया, ये मनी इलीगल है। और मैंने ऐसे करके 3-4 और मैंने सबूत उनको दे दिए। मैंने कहा नहीं है तो बताओ। फिर मैंने कहा चौथा सबूत, अगर इसके पीछे गोल्ड नहीं है, अगर मुझे इसके बदले सोना नहीं मिल सकता, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, तो भी ये इलीगल है। उसका अगला जवाब था, डॉक्टर साहब आपको शायद पता नहीं है, भारत सरकार ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। मैंने कहा पहली बात, कोई सरकार मानक खत्म नहीं कर सकती, स्टैंडर्ड को खत्म नहीं किया जाता डॉक्टर साहब। चाहे कितना ही मतलब आज जो हमारा इंसान होने का जो स्टैंडर्ड है, जो मेरा लड़का होने का स्टैंडर्ड है और जो लड़की होने का स्टैंडर्ड है, कोई चुनी हुई सरकार दुनिया का कितना ही ताकतवर तानाशाह स्टैंडर्ड नहीं बदल सकता। लड़के का लड़की नहीं थोड़ी हो जाएगा, कल से रात 12 बजे से ये जो खड़ा है यहां पे देवेंद्र, ये कल से लड़की बोला जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। स्टैंडर्ड है ये, तो स्टैंडर्ड नहीं बदल सकते साहब। तो फिर उसके बाद बोले भाई साहब बदला जा चुका है। मैं कहा पहली बात तो बदल नहीं सकते, और दूसरी बात अगर बदल दिया है उसका मतलब बताइए क्या है। मैंने मैनेजर से यही पूछा जी, जोनल मैनेजर, मैं कहा जी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, अगर आपने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया है तो इसका मतलब बता सकते हैं? बोले इसका मतलब यह है कि सरकार अब नोट छाप सकती है बिना गोल्ड रखे। इसका यह भी मतलब है कि सरकार जितने मर्जी नोट छाप सकती है बिना नोट बदले? बोला हां, मैं कितने भी छाप सकती है? बोला हां। मैंने कहा फिर एक काम करो ना, जो हमसे लेने वो भी छाप लो। जब आप जितने मर्जी छाप सकते हो बिना किसी चीज को रखे और बिना किसी स्टैंडर्ड के, तो जो हमसे लेना है वो भी छाप लो यार, बात खत्म करो। क्यों चटमटा? हाँ वही तो कह रहा हूं, अब छाप लो। आपके पास पेपर चाहिए आपको, हमको हम दे देंगे खरीद के, पेपर चाहिए ना। अब हमने जब इस बात को दिया तो गांव वालों को जब हम समझाते हैं कि आपकी पूंजी को खत्म, ये जो नोट अनलिमिटेड नोट छापकर आपकी पूंजी कैसे खत्म की जाती है, सिर्फ 1 सेकंड 60 मिनट्स। टमाटर के व्यापारी ने टमाटर बोया, 60 सेकंड, हाँ। टमाटर के व्यापारी ने टमाटर बोया, 1 क्विंटल, मैं 1 क्विंटल एग्जांपल लूंगा ताकि फटाक से सबको समझ आ जाएगा, आपको तो खिजाना तो समझ। 1 क्विंटल टमाटर बेचा 5 रुपए, मैक्सिमम रेट अब की बार टमाटर का 5 रुपए गया किसान के लिए। 1 क्विंटल टमाटर कितने का बिका? 500 रुपए का। ठीक है जी, उसने 500 रुपए ले आया, पत्नी को दिए, पत्नी पकड़ो, कल को जरूरत पड़ेगी सामान लेकर आएंगे। बाय चांस पत्नी ने कह दिया मैं तो सत्यनारायण की कथा कहलवाऊंगी और भोजन खिलाऊंगी अपने यार दोस्तों को और किटी पार्टी करूंगी। हलवाई बुला लिया, हलवाई ने उसमें लिख दिया कि जी, अब क्या हुआ कि नोट छाप लिए सरकार ने, छाप के अडानी को ट्रांसफर कर दिए, 1 लाख करोड़ रुपया जाओ लोन ले लो। उसने 1 लाख करोड़ से जितना टमाटर मार्केट में था वो सारा साइलोज में पहुंचा दिया, साइलोज में जमा हो गया। तब तक मार्केट में रेट बढ़ गए, मैक्सिमम टमाटर आप लोगों ने 250 रुपए तक खरीदा है अब की बार। ठीक है, अब जिस टाइम पे 250 रुपए रेट है, उस टाइम पे उसके किसान के घर में शादी हो जाए या कोई काम हो जाए और हलवाई कहीं टमाटर लाना पड़ेगा, उसी 500 रुपए में कितना आएगा जी? 2 किलो। 100 किलो टमाटर का 2 किलो हो गया। हाँ, ये डिवैल्यूएटेड रुपए को करने का ये वैल्यू है। तो आप लोग जब गेहूं, आप लोग कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, सामान खरीदोगे, हर चीज में, हर खरीद में आपका शोषण होगा अगर बिना मर्जी का, बिना स्टैंडर्ड का रुपया छाप दिया जाएगा, और हर व्यक्ति का होगा। एवरीबॉडी विल बी एक्सप्लॉइटेड है। हाँ, जीव, हर प्रकृति के हर जीव का होगा।
तो दिस इज ऑल। इससे आपको अगर समझ में आया, हमने प्रैक्टिकल किया है, सरकार हार चुकी है। हम अगले महीने में या इस महीने का एंड में, तो मैं वहां हूं कलकत्ता, अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले हम लोग लगभग 10 से 15 हाई कोर्ट में ये सरफेसी एक्ट और इस पेपर करेंसी कॉइनेज एक्ट 2011 को चैलेंज कर रहे हैं कि इलीगल है। हमारे पास वो दस्तावेज है कि ये इलीगल है। मैं आपको ये बता रहा हूं, सरकार ने, जिसने भी कॉइनेज एक्ट पास किया है वो जेल जाएगा, पार्लियामेंट का आदमी, वो मेंबर जेल जाएगा, अगर जो हाईकोर्ट ने सुन लिया। पर सुनेगी नहीं, हमें पता है। इसलिए हम वो फोर्स तैयार कर रहे थे, लोग तैयार कर रहे थे कि अगर हमारे पास लोग हैं जो खड़े हो जाएं कि लो मैं आ गया, मेरा केस तो केस सुनो, बस सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि केस सुन ले बस सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में रिजेक्ट होगा, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी प्ली कैंसिल कर दी, रिलीज कर दी, तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनते, वी डोंट एग्री विद यू, सिंपली, दैट्स ऑल। सवाल? आपने ये आपका विषय है और लोगों को इसको जानकारी नहीं है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप इस विषय के बहुत अच्छे भविष्य रख सकते हैं, तो रखा भी आपने, पर हमारे पास समय की मर्यादा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं। पर ये टेलर था। हाँ, इन मुद्दों पे ये मुद्दे अभी रहते हैं। 3-4 दिन की बात बड़ी गंभीर चलती है, 400-500 लोग उसमें बैठते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि मधुसूदन जी और विक्रांत जी इस विषय में कुछ नहीं, सवाल और के भी आप मेरी बात को सुनो। वो मेरा काम मेरे को छोड़ जाएगा, नो नीड बीच में, ये तो आगे चलाओ। जो मुझे लगता है जिसकी क्या उपयोग है, मुझे अपने ढंग से पूछ लेते। मधुसूदन जी और विक्रांत जी दोनों को 5-5 मिनट दे रहा हूँ। इस विषय में कुछ कहना है, तो बात करनी है, पूछना है, मेरी तो समझ में मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैं तो बल्कि बैठक जिस उद्देश्य को लेकर रखी गई उसमें तो ऐसा लगता है कि ये विषय था ही नहीं और ये अचानक से आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब मैं इस बारे में कुछ मैं एक बात कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी। इन्हें दे दो माइक, लगा दो। देखिए ये माइक है, हाँ लगा दो बस, ऐसे लगा दो। हेलो लगा देंगे बस। हाँ लगा है बस, आप लगा दीजिए। मेरा ये कहना है देवेंद्र जी कि असहमति का एक स्पेस होता है, तो मैं जिस तरह से अपनी असहमति प्रकट करूंगा उससे आप बुरा ना मानना। ना नहीं, आप रखिए ना। देखिए, एक फेक इल्यूजन्स बनाए जाते हैं, कभी कभी हम उसका शिकार होते हैं। मेरी उम्र 47 है, मैं एक वकील भी हूँ। मैं अपने बहुत सारे परिचय समाज को बताता नहीं, इन्होंने कह दिया वकील हूँ, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। और हम उसका शिकार होते हैं, बहुत मासूमियत के साथ शिकार हो जाते हैं। हम अक्सर कुछ ऐसे सवालों के साथ निरंतर समाज के सामने संवाद करते रहते हैं, सरकार के साथ करते हैं, आरटीआई, हाई कोर्ट की पिटीशन, फलाना ढिकराना ट्रिब्यूनल, एनजीटी वगैरह 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 वगैरह। जिस तरीके से आपने चीज़ों को प्रस्तुत किया, मेरे को ये लगता है कि आपके खुद के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। आपके मन में कुछ सवाल हैं जिसको लेकर के आपने कहानी का निर्माण कर दिया, और उस कहानी के निर्माण में आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, मिर्च मसाले नमक की तरह, सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन चूंकि हम उसके जानकार नहीं होते तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं होता, या तो हाँ हाँ करते रहें और सवाल हमारे पास कोई होता नहीं। अब पूछ लेना, पूछ। जैसे आपने कई सारी चीज़ों पे सवाल खड़ा कर दिया। गवर्नमेंट, ये सही है कि एक वक्त तक हमारे पास जो सोना था उसके आधार पर हम करेंसी जारी किया करते थे, और आज से कुछ दशक पहले हमने वो मापदंड खत्म करके सरकार फिर नोट निकालने लगी। अब नोट को भी छोड़ करके ये ई करेंसी पर आ गई, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी पूरी स्टोरी में ये जो एक टेक्निकल पॉइंट क्रिएट किया है कि हम बहुत सारी एप्लीकेशन देते हैं वो जवाब नहीं देते, बहुत सारी एप्लीकेशन देते हैं वो जवाब नहीं देते। ऐसे सवालों के जवाब हो नहीं सकते जो हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं, या जो विचित्र होते हैं, या जिनकी सिर और पैर पूंछ नहीं होती है। जब आपने सरकार से 27 लाख रुपए लिए
तब आप ये सवाल नहीं करते हैं, तब आप ये RTI नहीं लगाते हैं। पहले समझना इस पूरी कहानी को, आप बोलिए, ठीक है। जब आप सरकार से या किसी बैंक से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब आपको पैसा लेना होता है, तब आप ना तो कोई RTI लगाते हो, ना आप हाई कोर्ट जाते हो, ठीक है। आप उस वक्त हाई कोर्ट जाओ कि भाई मेरे को जो पैसा मिल रहा है कौन सा मिल रहा है। लेकिन जब आप पैसा ले लेते हो और पैसा लौटाने की हमारी अब स्थिति नहीं है, तब हमारी ये RTI, तब हमारी रिट उत्पन्न होती हैं, पैदा हो जाती हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा क्या है या इसके पीछे हम क्या कहां जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अभी अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचा, जब वो आदमी खरीदने को था तो मेरे पैर पकड़ रहा था, और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो वो कह रहा है जी मेरे पीछे से पैसे आने हैं, और जब मेरे पीछे से पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैं उससे ये कहता हूं कि भाई जब तू मेरे पास आया था तो तुझे जरूरत थी, अब तू ये दलील दे रहा है 3 महीने के बाद कि मुझे पीछे से पैसे नहीं मिले। अबे वो तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था ना। अब जैसे आपने ये एक बताया कि ट्रिब्यूनल बना दिया गया, DRT या NGT, बहुत खूबसूरत चीजें बनी, ठीक है। मैं NGT में मैंने 24-25 मुकदमे फाइल किए। पहले हमारी पिटीशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो आपने यहाँ सदन के सामने रखी है प्रॉब्लम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक लिमिटेशन होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में बढ़ रही है, बहुत सारी और गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले समय में कुत्ते के ऊपर भी एक कुत्ता काट लेता है और कुत्ता सोसाइटियों में भौंकते हैं और कुत्ते को लेकर के राइट होते हैं, इसको लेकर के भी ट्रिब्यूनल बन जाए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस, जैसे जैसे हमारे राइट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे सरकार को उसके समाधान के लिए व्यवस्थाएं क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2013 में निर्माण हुआ था, क्योंकि एनवायरमेंट क्राइसिस, एनवायरमेंट अवेयरनेस आई, सुप्रीम कोर्ट के पास लोग पहुंचने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पहले से ही पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो सरकार एक ट्रिब्यूनल बना दे। ऐसी DRT, अब देश के अंदर जब इकोनॉमी आपने खोल दी, जो जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हुआ, आपने इकोनॉमी को खोल दिया, यहां लोग पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो अब वो इश्यूज कहां जाए, वो समस्या कहां जाए, तो हमने DRT बना दी। तो इस तरीके से नॉट ओनली DRT, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। फिर उसी की तर्ज पर एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई गई है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब देखो इसमें क्वेश्चन ये बता, इसमें ये मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है देविका जी, हाँ, कि आपने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया हम लोगों के सामने, और उस इल्यूजन में आपने इतना सारा मटेरियल भर लिया है कि हम पूरी हम सवाल नहीं आया। कौन सा सवाल क्या नहीं, मुझे सवाल करना नहीं है। नहीं हाँ चलो ठीक है, बस मैंने आपसे इतना कह दिया कि उसका इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 मिनट, एक सेकंड, हम 60 सेकंड्स तो हम देंगे, मतलब उसको पॉइंट को बोलने के लिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इल्यूजन आपको इसलिए लग रहा है कि क्योंकि समय की कमी, और मैंने बताया था कि टॉपिक बड़ा है, और NGT वाले पॉइंट पे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि वो व्यवस्था ही ऐसी बनाएंगे, हम खुद ही मांगेंगे कि तुम NGT बना दो। NGT में जो बैठा हुआ उसको जज क्यों नहीं बना सकते उतना ही, उसी पे जज, उसकी जज की पावर दे देंगे, लेकिन उसके अलग नियम बनेंगे। कानून के हिसाब से चलो ना, प्राकृतिक नियम के हिसाब से उसको पावर दे दो ना, कि प्राकृतिक नियम के हिसाब से ही चलेगा। तीसरी बात, जो आपने कहा 27 लाख लेने से पहले आपने उससे सवाल नहीं पूछा, हम 15 साल से पूछ रहे हैं। जब उनके जवाब आ चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम फ्रॉड हैं, मैंने आपको बताया, आप वकील हैं, दस्तावेज पढ़े हुए हैं, एक लाइन को भी जो अगर आप विद जितना भी मटेरियल मैंने बोला है उसकी एक लाइन भी आपको गलत लगती है, वो लाइन बताइए। उस लाइन पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, मैं आपको उनकी सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा कि भारत सरकार का यह स्टैंड है कि जो मैंने बोला है दस्तावेजी रूप से 100% सही है। चाहे आप मोहर की बात ले लीजिए, चाहे आप स्टैंडर्ड की बात ले लीजिए, चाहे आप रुपए की बात ले लीजिए, चाहे रिजर्व बैंक की बात लीजिए, चाहे बैंक नोट की बात लीजिए, चाहे करेंसी नोट की बात लीजिए, चाहे ई-रुपया की बात लीजिए, ये सारे के सारे की गोल्ड है कि नहीं है छाप ले, ये सारी की सारी चीजें दस्तावेजी रूप में उपलब्ध हैं। ये मेरे कथन नहीं है, ये किसी की गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये भारत सरकार और RBI की सर्टिफाइड कॉपीज की बात है जो मैं कह रहा हूं, और बाय चांस वो मेरे पास हैं, अभी बाय चांस वो मेरे पास हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रन एनीवेयर, आई एम गोइंग टू डिलीवर।
अल्टरनेट भी देंगे आपको, अल्टरनेट भी सब कुछ एक ही टाइम में चाहिए है, इतने में इतना ही मिलेगा। हाँ। नहीं देखो देखो देखिए देखिए मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट। अब जिनको लगता है देवेंद्र भाई ने अपने केलर रख दिया है ना, एक मिनट रुको भाई ना, कुछ नहीं सवाल तो चले नहीं। अरे पहले सुन तो लो, अरे सचिन सुन तो लो पहले एक बारी क्या कह रहे हैं, मैं वापस हट सकता हूं, मुझे कुछ नहीं। पहले सुन तो लो उनकी बात यार। ऐसा दोनों हाँ ये अव्यवस्था के साथ मैं नहीं चल सकता। हाँ देवेंद्र भाई ने एक अपना, और मैं मानता हूँ कि इसलिए मैंने समय जाने दिया रविंद्र, कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत करी उसके पीछे, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, उन्होंने अपना एक टेलर रख दिया, रख दे बस आगे रख दे। एक बात रख दी है ना। अब जिसको इंटरेस्ट है, आज ही को क्रांति नहीं हो रही, आज ही को परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसको इंटरेस्ट है अगली बार 3-4 दिन का सेशन यहाँ भी रख सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो। 28, 29, 30 को पिंजौर में वही है। हम कह रहे हैं। हाँ। विस्तार से एक विषय में बात कीजिए, समझिए, है ना। और ये तो अनंत है, जितनी समझ, मैं बहुत दिन से हूं पर मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं इससे बात भी नहीं करता उस विषय में किसी से भी। तो क्योंकि गंभीर विषय है, गहरा विषय है, उनकी मेहनत है, मुझे मालूम है कैसे कैसे कई लोग लग के मेहनत की, उस सबको जानता हूं मैं, है ना। तो ये विषय बड़ा गंभीर है, उन्होंने अपनी बात रख दी। आज के पूरे जो चल रही दुनिया का षड्यंत्र है ना, उसमें एक ये कहानी है, पर और बहुत सी बातें हैं, और भी मित्र आए हैं, खाली देवेंद्र की बात सुनने नहीं आए या ना देवेंद्र की मीटिंग रखी थी यार, तो दूसरों मित्रों की बात भी अब होनी चाहिए। और हमारे पास समय बहुत कम रह गया, मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी के साथ किसी को भी समय ना देता हुआ इस बात को यहाँ पर ना एक सेकंड भी नहीं